नमस्ते साथियों, रिसर्चर सर्विस इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वनडे एग्जाम और अन्य एग्जामों में पूछे जाने वाले भाषा संबंधी प्रश्नों के लिए भाषा का एक तथ्यात्मक संकलन देखेंगे, जहां प्रयास किया गया है कि भाषा से पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न के उत्तर आसानी से दिए जा सके। तो आइए देखते हैं भाषा संबंधी इस तथ्यात्मक संकलन को। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत के भाष धातु से। भाषा क्या व्यक्त करता है? तो विचारों, भावों और भावनाओं को। भाषा क्या व्यक्त करता है? भाव, विचार और भावना। भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो भाषा मौखिक होता है, लिखित होता है और सांकेतिक होता है। भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो भाषा क्या होता है? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा के अंग क्या क्या होते हैं? तो वर्ड, शब्द और वाक्य। क्या क्या होते हैं? वर्ड, शब्द और वाक्य। वर्ड को मूल ध्वनियां भी कहा जाता है। वर्ड को मूल ध्वनियां भी कहा जाता है। और यही और प्रश्न बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है? वर्ड। क्या है? वर्ड। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो शब्द। क्या है? शब्द। और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? तो वो है वाक्य। तो ये आप नोट करते जाएंगे। जो व्याकरण के नियमों का पालन करता है, जो व्याकरण के नियमों का पालन करता है, उसे क्या कहते हैं? मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। और इसी का प्रयोग हम शिक्षा, शासन और साहित्य में करते हैं। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। अब बात आती है राजभाषा की। तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर खेर। क्या कौन थे? बाल गंगाधर खेर या बीजी खेर। राजभाषा एक्ट कब बना? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजभाषा एक्ट कब बना? तो 1963। फिर पूछा जा सकता है राजभाषा नियम, तो ये 1976। राजभाषा की मान्यता कब और किसे दी गई? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजभाषा की मान्यता या राजभाषा क्या है। तो ऊपर हम लोग देख ही रहे हैं हिंदी कि राजभाषा की मान्यता कब और किसे दी गई। तो राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को दी गई। किसे दी गई? हिंदी को। और हिंदी को दी गई तो 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। तो यहाँ से हमारा ये भी हो जाएगा। फिर संविधान में राजभाषा का प्रावधान, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजभाषा संविधान में कहाँ है, कौन से भाग में है, कौन से अनुसूची में है। तो संविधान में राजभाषा का प्रावधान कहाँ है? भाग 17 में। कहाँ है? भाग 17 में। अनुसूची कौन सी है? तो 8वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची में हुई है? 8वीं। वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? वो हैं 22। कितनी हैं? 22। पर ये बताइए कि ये तो अभी हैं, तो मूल संविधान, जब संविधान बना तो कितने भाषाओं को मान्यता दी गई? तो उस समय जो जिन भाषाओं को मान्यता दी गई वो कितने थे? 14। कितने थे? 14। कौन कौन से थे? तो संस्कृत, हिंदी, उर्दू, असमिया, बंगाली। कितने हुए? 5। गुजराती, फिर कन्नड़, कश्मीरी। कितने हुए? 8। मलयालम, मराठी 10, तेलुगु, तमिल 12, उड़िया, पंजाबी। कितने हो गए? 14। और उसके बाद ये 14 से 22 तक कैसे पहुंचे, इसे देखेंगे। तो संविधान में संशोधन हुआ, 21वां संशोधन अधिनियम 1967। इसके अंतर्गत सिंधी को जोड़ा गया, तो हो गया 15।
फिर संशोधन हुआ 71वां संशोधन 1992। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। अब कितना हो गया? 18। फिर 92वां संशोधन अधिनियम 2013, इसके अंतर्गत 4 को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। इस प्रकार हमारी भाषाएं कितनी हो गई? 22। इसमें प्रश्न पूछ देता है, इससे ऐसे प्रश्न पूछ देगा, अंग्रेजी दे देगा, पूछ देगा क्या ये राजभाषा है या मान्यता प्राप्त भाषा है अंग्रेजी। तो जो 14 हम लोग देखे और ये जो 14 के बाद बढ़ के 22 हुए हैं, इस बीच में कहीं अंग्रेजी आया? नहीं आया ना। तो ये अंग्रेजी यहाँ पे हमारी मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, राजभाषा नहीं है। संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है उसमें अंग्रेजी नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को हम देख लेंगे। तो ये 22 भाषा हम याद रखेंगे। अब आता है कि हिंदी भाषा संबंधी अनुच्छेद। हिंदी भाषा से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अभी हमने पढ़ा कि कौन से भाग में इसका जिक्र है, कौन से अनुसूची में है। अब हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद दिया गया, जिसमें हिंदी भाषा का उपबंध दिया गया है कि किसमें क्या होगा। जैसे 343 में क्या है? तो 343 में है कि हिंदी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 43 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। 43 में यह है। 44 में क्या है? 344, इसमें क्या है? तो इसमें है कि हिंदी राजभाषा आयोग और समिति के गठन संबंधी उपबंध इसमें दिए गए हैं। 45 में क्या है? इसमें राज्य के राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं। 45 में क्या है? राज्य के राजभाषा संबंधी उपबंध है। 46 में क्या है? इसमें 2 राज्यों अथवा एक राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा संबंधी प्रावधान है। इसमें 46 में। 347 में क्या है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध है। 348 में क्या है? इसमें उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अधिनियम और विधेयकों आदि संबंधी भाषाओं के संदर्भ में उपबंध है। ये हुआ 348। 349, इसमें भाषा संबंधी कुछ अधिनियमित करने का विशेष निर्देश या उपबंध है। इसमें भाषा संबंधी कुछ नए विधि बनाए जा सकते हैं, कुछ विधियों को बनाने के या अधिनियमित करने के इसमें उपबंध दिए गए हैं। 50 में क्या है? 350, इसमें क्या बताता है? ये बताता है कि शिकायतों की भाषा और भाषाई अल्पसंख्यक लोगों की भाषा संबंधी उपबंध इसमें है। 351 क्या कहता है? 351, इसमें हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार का उपबंध या इसमें बात कही गई है। इस प्रकार हमने 343 से 351 तक इसमें क्या है हमने देखा। अब आगे, अब संसद की भाषा का उपबंध किसमें है? पूछ देगा कि संसद की भाषा का उपबंध किसमें है। तो ये किसमें है? भाग 5, अनुच्छेद कौन सा है? 120। और संसद में कौन कौन सी भाषा को मान्यता मिली है? तो वो है हिंदी और अंग्रेजी। इसी से संबद्ध प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध किसमें है, या राज्य विधानमंडलों की भाषा की बात
कौन से भाग में कही गई है या अनुच्छेद में? तो राज्य विधान मंडलों की भाषा भाग 6 में, और अनुच्छेद इसका क्या है? अनुच्छेद 210। इसमें कौन कौन सी भाषा है? तो राज्य की राजभाषा, हिंदी और अंग्रेजी, इसमें 3 हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे देखते हैं। राजभाषा 1976 के अंतर्गत, जो ऊपर हम लोग देखे थे राजभाषा नियम, तो जो नियम बना था, तो राजभाषा 1976 के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया। केंद्र सरकार के कार्यालय हैं, उन्हें भाषाई आधार पे 3 भागों में, 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से वर्ग बनाए गए? क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। तो इसमें किस आधार बना कि पत्र आदि, पत्र व्यवहार किस भाषा में होगा, इसे आधार बना किया गया। क वर्ग में पत्र व्यवहार कौन सी भाषा में होगी, ख वर्ग में पत्र व्यवहार कौन सी भाषा में होगी, और ग वर्ग में पत्र व्यवहार कौन सी भाषा में होगी। तो वो राज्य कौन कौन से हैं जो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ख वर्ग के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं, और ग वर्ग के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो क वर्ग के अंतर्गत इसमें पत्र व्यवहार किसमें होना है? हिंदी में। किसमें होना है? हिंदी में। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, फिर क्या है? मध्य प्रदेश, फिर क्या है? राजस्थान, फिर क्या है? बिहार, फिर क्या है? हिमाचल प्रदेश, फिर क्या है? हरियाणा, फिर क्या है? छत्तीसगढ़, फिर क्या है? उत्तराखंड, फिर क्या है? झारखंड, फिर क्या है? दिल्ली। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलके हिंदी, मतलब हिंदी भाषी पत्र व्यवहार के लिए क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं ख वर्ग। इसमें पत्र व्यवहार द्विभाषिक, 2 भाषाओं में होगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, उन्हें देखेंगे। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ये राज्य हैं जो ख वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें द्विभाषिक पत्र व्यवहार होगा। और उसके बाद आता है ग वर्ग। इसमें पत्र व्यवहार कौन सी भाषा में होगी? अंग्रेजी में होगी। किसमें होगी? अंग्रेजी में। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी पूर्वी राज्य, जितने राज्य हैं उत्तरी पूर्वी, वो सब आते हैं। और उसके बाद क्या है? द्रविड़ भाषा क्षेत्र, मतलब द्रविड़ भाषी राज्य जितने हैं, अभी नीचे हम लोग देखेंगे कि द्रविड़ भाषी राज्य कौन कौन से हैं। द्रविड़ भाषी क्षेत्र कौन कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ठीक। अब आगे देखते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं शास्त्रीय भाषा? एक तमिल है, दूसरा क्या है? संस्कृत है, फिर क्या है? तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है। अब यहाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ये शास्त्रीय भाषाएं हैं, इन्हें कब मान्यता मिली? तो ऐसा प्रश्न दे देगा, तमिल दे दिया कि तमिल, जो शास्त्रीय भाषा तमिल है, इसे कब मान्यता मिला? कब मिला? तो 2004 में। कब मिला? 2004 में तमिल को मान्यता मिला शास्त्रीय भाषा के रूप में। उसके बाद 2005 में संस्कृत को मिला। 2005 में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता किसे मिला? तो संस्कृत को मिला। तेलुगु को कब मिला? 2008 में। तेलुगु को मान्यता कब मिला? 2008 में। कन्नड़ को मान्यता कब मिला? 2008। मतलब 2008 में 2 भाषाओं को मान्यता शास्त्रीय भाषा के रूप में मिला। मलयालम को कब मान्यता मिला? 2013 में। कब मिला? 2013 में। उड़िया को कब मिला? 2014 में। यहाँ तक क्लियर? आगे देखते हैं।
भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम, मतलब सबसे अधिक कौन बोला जाता है, उससे कम कौन बोला जाता है, उससे कम कौन कौन बोला जाता है, ये देखेंगे। तो भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, वो है हिंदी। कौन है, हिंदी। उसके बाद कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, वो है बांग्ला। उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु। ठीक, आगे विश्व में भाषाओं का क्रम, अधिक बोलने के क्रम में, मतलब कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है विश्व में, उसे क्रम से घटते क्रम में देखेंगे। तो सबसे अधिक विश्व में कौन सी भाषा बोली जाती है, वो है इंग्लिश। उसके बाद क्या है, मैंड्रीन, जो चीनी भाषा होती है। उसके बाद हिंदी, उसके बाद स्पेनिश, फिर फ्रेंच अरेबिक, फिर बंगाली, फिर रशियन। यहाँ तक ठीक है। अब विश्व में भाषाओं की संख्या इतनी अधिक है कि उसे समझने के लिए अलग अलग भाषा परिवारों में बांटा गया, भाषा समूहों में बांटा गया। इस भाषा समूह को ही भाषा परिवार कहा जाने लगा। तो भारत में जिस भाषा, कौन कौन सी भाषा परिवारों की बोली बोली जाती है, उसे देखेंगे। तो भारत में 4 भाषा परिवारों की बोली बोली जाती है। भारत में कितने भाषा परिवारों की बोली बोली जाती है, 4। कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए। भारत में 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। कितने परिवार हैं, 4। कौन कौन से हैं, पहला है भारोपी, जिसे भारत यूरोपी भी कहा जाता है, इंडो जर्मनिक भी कहा जाता है, आर्य हिती भी कहा जाता है, इसका उपनाम है। फिर इसके बाद द्रविड़, फिर चीनी तिब्बती, फिर ऑस्ट्रिक। कितने परिवार हो गए, 4 परिवार। कौन कौन से, भारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी तिब्बती परिवार और ऑस्ट्रिक परिवार। अब सबसे अधिक कौन से परिवार की भाषाएं बोली जाती है भारत में, तो वो है भारोपी परिवार की भाषा। कौन सी, भारोपी परिवार की भाषा। अब भारोपी परिवार की भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर भारोपी परिवार की भाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, उसे देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हिंदी, कौन सी भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, फारसी, रूसी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि। प्रश्न पूछ सकता है कि अंग्रेजी कौन सी भाषा परिवार की भाषा है, तो क्या बताएंगे, भारोपी। जर्मन कौन सी भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपी। पूछ देगा कि तेलुगु भारोपी भाषा परिवार की भाषा है, तो क्या बताएंगे, नहीं। तो आगे देखते हैं। ये था भारोपी भाषा परिवार, जो सर्वाधिक भारत में जिसकी भाषाएं बोली जाती है। इसके बाद कौन सी परिवार की भाषा बोली जाती है भारत में, तो वो है द्रविड़, द्रविड़ परिवार की भाषाएं। और ये होती कौन कौन से हैं, तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखिएगा। तेलुगु कहाँ बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ, आंध्र प्रदेश। तमिल कहाँ बोला जाता है, तमिलनाडु। मलयालम कहाँ, केरल। कन्नड़, कर्नाटक। अब प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा कौन सी भाषा से निकली है, तो हिंदी भाषा कौन सी भाषा से है, वो है फारसी भाषा। किससे है, फारसी। ये याद रखेंगे, ये भी प्रश्न कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेता है। अब ये बताइए कि जो हिंदी है उसे केरल में क्या, कौन सी भाषा कहा जाता है, तो हिंदी को केरल में गोसाई भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोसाई भाषा। अब आगे देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन भाषा, भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत। क्या है, संस्कृत। संस्कृत यहाँ है, तो संस्कृत जो भारोपी परिवार में देख रहे थे, वहाँ जो है, यहाँ संस्कृत कर लीजिएगा, यहाँ संस्कृत।
ठीक। संस्कृत को क्या कहा जाता है? भाषाओं की जननी। क्या कहा जाता है? भाषाओं की जननी। इसे आर्य भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्य भाषा। संस्कृत भाषा का इतिहास ईसा पूर्व से रहा है, बहुत ही पुराना रहा है। इसलिए इसे समझने के लिए इसे हम कुछ भागों में बांट कर देखते हैं और समझते हैं। तो संस्कृत को क्या कहा जाता है? आर्य भाषा भी कहा जाता है, और ये भारत में बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषा है। तो इसलिए इसका नाम हम क्या क्या किस नाम से देखते हैं? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय कब से कब तक है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। इसके अंतर्गत कौन सी भाषाएं कार्य कर रही थी? तो वो थी वैदिक संस्कृत, जिसका समय 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद दूसरी भाषा क्या आई? वो आई लौकिक संस्कृत। क्या आई? लौकिक संस्कृत। ये इसका समय क्या है? 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। कितना है? 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक।